इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गॉस के प्रमेय का कथन क्या है। गॉस का प्रमेय यह कहता है कि किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो माना हम यहाँ पर एक बंद आकृति ले रहे हैं। ये बंद आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, गोलाकार है। और इस बंद आकृति, इस गोलाकार आकृति के केंद्र पर O बिंदु पर +Q आवेश रखा हुआ है। तो गॉस का प्रमेय ये कहता है कि इस बंद आकृति से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का ε0 गुना होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर ये जो भी बंद पृष्ठ हमने लिया है इसे हम S से निरूपित करते हैं और इस बंद पृष्ठ पर एक कोई बिंदु P लेते हैं। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा +Q आवेश के कारण इस तरह से बाहर की तरफ होगी, क्योंकि O पर रखे +Q आवेश के कारण P पर रखा एकांक धनावेश बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होकर बाहर की दिशा में जाने का प्रयास करेगा। अब P बिंदु से घिरा हुआ एक छोटे से क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल की हमने कल्पना की। तो ये जो ds क्षेत्रफल है, कोई भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब के द्वारा व्यक्त होती है। इसलिए ds क्षेत्रफल की भी दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों ही एक ही होंगी। ये ds क्षेत्रफल एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जो कि इस S पृष्ठ पर, यानी इस बंद आकृति, इस गोलाकार आकृति पर P बिंदु को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल है। लेकिन गॉस का थ्योरम ये कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो पहले हम इस ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो फ्लक्स का सूत्र इस ds क्षेत्रफल से गुजरने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं, जो कि किसके बराबर होगा? E डॉट ds के बराबर होगा, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ds क्षेत्रफल सदिश है। तो कुल ये d फाई जो फ्लक्स है ये इतने सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान है। इसलिए इसे हम d फाई को डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इसे हम E ds cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा क्या है? E और ds क्षेत्रफल के बीच पे बनने वाला कोण। लेकिन E और ds दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 होने से cos 0 = 1, इसलिए d फाई का मान हो जाएगा E गुणित ds। इसको हम समीकरण 1 करके यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना चाहें तो जो कि E के बराबर है, वो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और Q/r², जहाँ r क्या है? P बिंदु से +Q आवेश की दूरी, और यही वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं। 2 का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो d फाई का मान क्या आ जाएगा? d फाई का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये तो E का मान रखा और इसमें ds का और गुना कर दिया।
लेकिन ये डी फाई क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये संपूर्ण पृष्ठ S ऐसे कई सूक्ष्म क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो कुल फ्लक्स का मान यदि हमें लिखना है तो कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स का मान हो जाएगा ऐसे सारे डी फाई क्षेत्रफल से गुजरने ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का योग। और अगर ये पृष्ठ सतत रूप से उपस्थित है, चूँकि बंद आकृति है, तो कुल फ्लक्स के लिए संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सिग्मा का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है तो उस जोड़ को, उस समेशन को हम यहाँ समाकलन कहेंगे। और बंद पृष्ठ है इसलिए इसको हम ऐसा बंद पृष्ठ का चिन्ह बना देंगे। तो कुल फ्लक्स डी फाई, कुल फ्लक्स फाई ऐसे सारे डी फाई क्षेत्रफल से ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स के योगफल के बराबर होगा। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर ds। अब ये कुल फ्लक्स फाई का जो मान आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान d फाई है, और ऐसे सारे ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का योग अगर करते हैं तो वो फाई के बराबर आता है। तो यहाँ पे भी इसका हम पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं। अब यहाँ जो राशियाँ अचर हैं, कांस्टेंट हैं, उनको हम बाहर कर देते हैं समाकलन के चिन्ह के। तो q बाहर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, और बचेगा क्या? सिर्फ ds क्षेत्रफल। तो जो सारे ऐसे ds क्षेत्रफल का यदि हम योग करते हैं तो क्या बन जाएगा? पूरा गोले का पृष्ठ बन जाता है। और गोले के बाह्य पृष्ठ यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी इस पूरे राशि का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई कट जाएगा, तो कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉस का प्रमेय था जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। अब यदि इसी यहाँ पर ये बात ख्याल करने की है कि ये जो q आवेश अगर बंद पृष्ठ के अंदर रखा है और अगर आवेश कुछ नहीं रखा है तो उससे होकर 3 परिस्थितियाँ इसी पर बन जाती हैं कि यदि q का मान 0 है तो फिर फ्लक्स का मान भी 0 होगा। यानी कि अगर बंद आकृति के अंदर कोई भी आवेश नहीं रखा है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी 0 होगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि q1 आवेश पृष्ठ के बाहर है, q1 आवेश इस बंद आकृति के बाहर रखा है, यानी कि ये बंद आकृति है और q1 आवेश यहाँ पर बाहर रखा है, तो उस स्थिति में भी फ्लक्स का मान, फाई का मान 0 होगा। यानी कि जितना आवेश अंदर है उसी का 1/एप्सिलॉन 0 गुना फ्लक्स का मान होगा। तीसरी संभावना यहाँ पे ये हो सकती है कि तीसरी संभावना को हम यहाँ लिखते हैं कि मान लो q1 आवेश तो अंदर रखा है और q2 आवेश बाहर रखा है, यानी कोई बंद आकृति के अंदर तो q1 आवेश रखा है और बाहर q2 आवेश रखा है। तो इस स्थिति में इस जितना आवेश अंदर रखा है वही इससे संबद्ध फ्लक्स का मान हो गया, यानी फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? q1 अपान एप्सिलॉन 0। तो यही बात हम गॉस के थ्योरम से समझे हैं कि जो भी आवेश बंद पृष्ठ के अंदर रखा है उसी का 1/एप्सिलॉन 0 गुना उस बंद आकृति से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान होगा। अंदर आवेश 0 है तो फ्लक्स का मान भी 0 होगा, बाहर आवेश कितना रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे।